हेलो फ्रेंड्स, टेक्साज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। यहाँ पे आपको सभी तरह की लीगल, रेगुलेटरी, स्टैट्यूटरी और टैक्सेशन से रिलेटेड अपडेट्स देते हैं, वो भी डिटेल में। तो आज मैं जिस टॉपिक को लेके आया हूँ वो इन जनरल टॉपिक है, हमारी फील्ड से रिलेटेड है और नहीं भी है। तो एक केस स्टडी पे बेस है जो अभी थोड़ा रिसेंटली हुआ है बोर्ड के साथ। आप गूगल पे इसके बारे में और डिटेल में पढ़ सकते हैं, हम आर्टिकल का लिंक भी डाल देंगे। तो अभी बोट के साथ हुआ क्या, अभी बोट 1200 करोड़ का आईपीओ लॉन्च करने वाली थी थोड़े दिन पहले ही, लेकिन फिर उन्होंने वो वाला आईपीओ कैंसिल करके 500 करोड़ की फंडिंग उठा लिया। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया बोट ने, मैं आपको केस स्टडी बताऊंगा तो आपको डिटेल में समझ में आएगा। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। समझ लो मैं एक स्टार्टअप ओन करता हूँ, ठीक है, लेट स्टेज स्टार्टअप है, ठीक है। काफ़ी दिन हो गया हमारे पास, हमने काफ़ी फंडिंग रेज़ करी है, ठीक है। अब मेरे को लगता है कि मेरा अब टाइम आ गया है कि आईपीओ लॉन्च कर दिया जाए, क्योंकि हमने काफ़ी हमारा कंपनी बिजनेस बड़ा भी हो गया और काफ़ी ब्रांड एक्सपेंशन भी हो चुका है। तो मेरे को लग रहा है कि नहीं, अब आईपीओ लॉन्च कर देना चाहिए अपना। लेकिन आईपीओ में सबसे बड़ा जो दिक्कत है आईपीओ का, वो है टाइम का, कि आईपीओ लॉन्च करने में टाइम बहुत लगता है। मतलब अगर मैंने आज शुरू किया तो अगले 6 महीने में जाके मेरा आईपीओ लॉन्च होगा, ठीक है। इतने सारे कंप्लाइंसेस होते हैं और रेडी करने में ये टाइम लग जाता है। लेकिन मेरी कंपनी में एक्सपेंसेस जो हैं वो डेली बेसिस पे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। रोज़ ही खर्चा हो रहा है, इतना खर्चा हो रहा है, मेरे पास पैसा नहीं बच रहा खर्चा करने के लिए। अगर आईपीओ लगने में मेरे को 6 महीने लगेगा तब मेरे पास पैसा आएगा, तो 6 महीने तक क्या करूँ। तो मेरे को लगता है कि एक और लास्ट फंडिंग उठा लेनी चाहिए, एक और आईपीओ से पहले, जिससे मेरा वो 6 महीना कट जाए आईपीओ का, और फिर 6 महीने बाद आईपीओ लॉन्च होगा तो पैसा तो और आ ही जाएगा। तो एक लास्ट फंडिंग मेरे को उठा लेनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सारी फंडिंग रेस कर चुका हूँ। तो ये वाली फंडिंग रेस करने में ज़्यादा तकलीफ होगी नहीं, ऐसा सबको लगेगा, लेकिन लास्ट फंडिंग रेस करने में भी दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, समझ लो मेरा ABCDEFG जितने भी राउंड मैंने क्लियर कर लिया है, ठीक है। अब वो नहीं चाहता मेरे को H वाला राउंड क्लियर करने देना, या क्योंकि अब वो भी थक चुके हैं मेरे को पैसे दे के, ठीक है। अब उनको चाहिए रिटर्न, वो चाहते हैं कि मेरा आईपीओ लॉन्च हो जल्दी जल्दी और उनको सीधा रिटर्न चाहिए, ठीक है, क्योंकि पैसे दे दे के थक चुके हैं। लेकिन इसका भी एक ऑप्शन है, मैं क्या करूँगा कि ऐसा ऑफ़र दूंगा उनको कि वो रिजेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। अपना इक्विटी में इतना सस्ता मैं उनको दूंगा कि वो रिजेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो मैंने सोचा, मैं गया अपने CFO के पास कि भाई मेरे को लास्ट राउंड रेस करना है, तब क्या करें बताओ, कितना है स्टॉक हमारे पास। तो हमको बताता है कि भाई हमारे पास इक्विटी है ही नहीं रेस करने के लिए, बहुत इक्विटी हम खर्च कर, मतलब बहुत सारी इक्विटी हम दे ही चुके हैं, ठीक है। ज़्यादा इक्विटी देंगे तो कंपनी डिसॉल्व, मतलब कंपनी हमारे हाथ से चली जाएगी, ठीक है। हमारे पास इक्विटी ही नहीं है देने के लिए। अब ये तो दिक्कत हो गई, अगर मेरे पास इक्विटी नहीं है तो मैं क्या बार्गेन में दूंगा पैसे के बदले। मेरे पास फिर यही ऑप्शन बचेगा कि एक डेट फंडिंग रेस करूँ। डेट फंडिंग रेस करके उसको चुकाता रहूँ थोड़े थोड़े दिन तक, इंटरेस्ट भी लगेगा इस पर। ये तो भले ही लोन ही हो गया ना भाई, डेट लिया मैंने, उठाया, उस पर लोन है, उस पर इंटरेस्ट मेरे को देना पड़ेगा। इसमें वो भी फ़ायदा तो होगा नहीं, थोड़ा नुकसान ही और हो जाएगा। तो अब करे क्या। बोर्ड के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, ठीक है। उनके पास लास्ट ऑप्शन बचा था डेट फंडिंग का, लेकिन अगर वो डेट फंडिंग कर लेते तो उनका जो आईपीओ है वो दिखता अच्छा नहीं, क्योंकि उन पर ऑलरेडी लोन काफ़ी था, 700-800 करोड़ का है उनके ऊपर लोन, आई गेस, ठीक है। उतना लोन ऑलरेडी उनके ऊपर है, तो अगर वो डेट फंडिंग कर लेते तो उनका आईपीओ दिखने में अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए उन्होंने फिर नया ऑप्शन चूज़ किया, जो कि है कन्वर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक नोट। ये वाला ऑप्शन उन्होंने चूज़ किया, और वो ये पहले नहीं था चूज़ करने के लिए। मैं बताऊंगा और किस किस ने इसको चूज़ किया था। इसका मतलब क्या होता है, ये बेसिकली शुरू में एक लोन होता है, तो जब ये रेस किया जाता है तो शुरू में एक लोन होता है, लेकिन ऑन द टाइमिंग जैसे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं या कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होते हैं, वो धीरे धीरे मतलब थोड़ा टाइम के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी में। सेम यही केस है, ये हम उठाया जाएगा एज अ लोन, लेकिन बाद में कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी में भी, अपॉन दी वो
डिस्क्रिप्शन ऑफ जो भी जिसने भी रेस कर जिसने भी पैसा दिया होगा हमको वो, ठीक है। तो इसमें डिटेल में जाते हैं। समझ लो मैं बोट वाला हूँ, मैं इन्वेस्टर के पास गया बोलने के लिए कि कन्वर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक नोट चाहिए मेरे को, ठीक है। तो शुरू में समझ लो मेरे पास 2 केस हैं। मेरी कंपनी जो बोट है, या तो उसका IPO लॉन्च होगा, ठीक है, और मेरा बूम हो जाएगा प्राइसेस, या तो IPO नहीं लॉन्च होगा और मैं डूब जाऊंगा। 2 ही केस हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास पैसा है नहीं, मेरे को फ़ंड तो उठाना ही पड़ेगा। समझते हैं लास्ट इस वाले केस में आते हैं कि अगर मेरे पास IPO लॉन्च हुआ ही नहीं, मैं कर नहीं पाया IPO लॉन्च और मैं डूब गया, ठीक है। मैंने उठा रखा था कन्वर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक नोट, ठीक है, मैंने समझ लो 500 करोड़ का, जो कि लेजिट है, 500 करोड़ का ही उठाया उन्होंने भी, 500 करोड़ का उठाया था इनसे, ठीक है। ये था लोन मेरा। अगर मैं डूबा तो स्टॉक नोट का बॉन्ड होता है कि अगर बायर जो है वो चाहते हैं तो इसको एज अ लोन ही रखेंगे और इस पर इंटरेस्ट पे करता रहूँगा मैं, चाहे भले ही मैं डूब गया हूँ, भले ही मैं डूब जाऊँ, लेकिन मेरे को ये लोन चुकाना ही पड़ेगा, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो एक ये फ़ायदा हो गया सामने वाले की तरफ से। सामने वाले का फ़ायदा क्या क्या है वो बता रहा हूँ। चाहे मैं डूब जाऊँ, मेरी कंपनी वाइंड अप हो रही है, लेकिन एज अ लोन है तो मेरे को ये वापस करना ही पड़ेगा विद इंटरेस्ट। और समझ लो मैं IPO मेरा बूम कर गया, तो फिर ये लोन जो है कन्वर्ट हो जाएगा इक्विटी में। तो जिन्होंने मेरे को दिया उनका इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे और मेरे को ये लोन भी चुकाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो फिर मेरे को ये लोन भी चुकाना नहीं पड़ेगा और दोनों के लिए विन विन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे को पैसा भी मिल गया और मेरे को पैसा वापस भी नहीं करना पड़ा क्योंकि इक्विटी मिल गई उनको। तो इसलिए ये कन्वर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक नोट बहुत काम का है। ये आपको डुबा भी सकता है अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं है, तो फिर ये आपका लोन बन जाएगा, ये आपको चुकाना ही पड़ेगा। लेकिन जिन कंपनी के पास इक्विटी नहीं होती देने के लिए, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उनको लोन तो वैसे भी लेना पड़ेगा, तो यही वाला लोन ले लो। लेकिन वो बहुत कंपनियां देती नहीं है ऐसा लोन, मतलब वो सामने वाले पे डिपेंड करता है। वो अगर मैं ये रेज़ करता हूँ ना, तो मेरे को कुछ कुछ बेनिफिट्स भी देने पड़ते हैं जिन्होंने ये रेज़ करा उनको। सबसे पहला तो हो गया कि डिस्काउंट, मतलब कि जब मेरा IPO लिस्ट होगा और जब वो इक्विटी शेयर्स बटेंगे, तो वो इक्विटी शेयर्स जो है उनको थोड़ा डिस्काउंट पे मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने हमको पैसा दिया था, वो हमारे लिए भगवान समान हो गए, तो हमको उनको थोड़ा डिस्काउंट देना पड़ेगा। समझ लो 10 रुपये का शेयर है, नॉर्मल लोगों को 10 रुपये में एक शेयर मिलेगा, तो हम उनको 5 रुपये तो ज़्यादा हो गया, चलो 7 रुपये में देंगे उनको। 7 रुपये में मैंने शेयर दे दिया एक, ठीक है, ये डिस्काउंट पे मिलेगा उनको शेयर्स। दूसरा हो गया हमारा स्पेशल लिक्विडेशन। स्पेशल लिक्विडेशन का केस मतलब क्या होता है कि अगर मेरी कंपनी वाइंड अप हो रही है तो उनको एक स्पेशल विंडो मिलेगा हमारी कंपनी से बाहर निकलने के लिए, हम उनको पहले पैसा देंगे, समझ लो, मतलब पहले इन प्रायोरिटी लिस्ट में वो बैंक्स वगैरह के बाद आ जाएंगे, ठीक है। तो उनको एक स्पेशल विंडो मिलेगा बाकी सारे क्रेडिटर्स से पहले। तो एक स्पेशल लिक्विडेशन वाला सीन हो गया। ये 2 बेनिफिट मिलते हैं कन्वर्टेबल वाले जो देते हैं उनको। ये 2 बेनिफिट मिलते हैं जो भी हमारे लिए कन्वर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक नोट रेज़ करते हैं उनको। तो बोर्ड के साथ भी जब ये सब हुआ, जब वो IPO अपना रेज़ नहीं कर पाए, उस टाइम पे बहुत कुछ चल रहा था, जैसे वॉर यूक्रेन वगैरह का वॉर चल रहा था, वो रिसेशन चल रहा था, वो उस सब के चक्कर में जब वो बोर्ड ये इशू नहीं कर पाया, तो ही इन्होंने ये विंडो चेंज करा, अपना ऑप्शन चेंज करके कन्वर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक नोट पे गए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने 500 करोड़ का ये रेज़ किया, ठीक है। वॉरबर्ग और मालाबार से इन दोनों ने मिल के इसको 500 करोड़ का बोर्ड को स्टॉक नोट दिया है। और बाद में इसका रिटर्न उनको मिलेगा, जब इनका IPO लॉन्च हो जाएगा बोर्ड का, तो रिटर्न मिलेगा। तो अभी जो बोर्ड है ये 500 करोड़ का उन्होंने यूज़ क्या करेंगे, इन जनरल आपको बता देता हूँ कि उनका ज़्यादा फोकस जो इसका है वो है तो स्मार्ट वॉच, क्योंकि अभी बोर्ड जो है वो स्मार्ट वॉच के नंबर 3 पे है। उससे पहले उनका फायर है और नॉइज़ के जो स्मार्ट वॉचेज़ हैं वो उससे ऊपर है, फायर बोल्ट और नॉइज़ के, तो नंबर 3 पे है।
तो वो स्मार्ट वॉच वाले कैटेगरी को जाके टारगेट करेंगी, दूसरा वो अपना लोन कम करेगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि उसके ऊपर 700-800 करोड़ का लोन भी है, तो उसको कम करके थोड़ा नीचे लेके आएगी। ये 2 काम करने वाली है 500 करोड़ से। ये कन्वर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक नोट के कुछ एग्जांपल जैसे कि हैं, आपने फार्मेसी सुना होगा, फार्मेसी वाली ब्रांड, उन्होंने भी यही 700-750 करोड़ का स्टॉक नोट से रेज़ किया था। और दूसरा ब्रांड आपने सुना होगा उड़ान, उसने भी ऐसे करके 300 या 400 करोड़ के आसपास का रेज़ किया था। तो बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं वो ऐसे ही अपना रेज़ करने की कोशिश कर रहे हैं जिनके पास इक्विटी नहीं है देने के लिए। तो वो ये वाला यूज़ करते हैं क्योंकि ये बेनिफिशियल ही है। अगर आपका कंपनी का आपको वैल्यूएशन अच्छा दिख रहा है फ्यूचर में, तो आप ये वाला यूज़ करो, बाद में IPO आएगा तो फिर इक्विटी दे देना, विन विन हो जाएगा दोनों सिचुएशन के लिए। जब तक IPO आएगा, जैसे ही आपका IPO आएगा आपके पास वापस स्टॉक्स आ जाएंगे, जितने भी आपके पहले के इन्वेस्टर्स होंगे वो अपना बेचेंगे स्टॉक्स, इक्विटी आपके पास वापस आ जाएगा, तो थोड़ी इक्विटी भी आ जाएगी, उसको वापस दे देना। तो ये विन विन हो जाता है सबके लिए। तो यही था मेरा टॉपिक आज का। अगर आपको ये पसंद आया हो, अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में डालिएगा, हम आपको सॉल्व करके देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।